तो मूवी की शुरुआत में हम खून से लथपथ एक आदमी को देखते हैं जो एक पॉन शॉप में एक क्रीपी सा मंकी टॉय बेचने आया था। यह आदमी था कैप्टन शेलबर्न और उनका लाया हुआ मंकी एक वाइंड अप टॉय था जो कि बैठा हुआ था और इसके हाथ में 2 ड्रम स्टिक्स थे जिससे वो ड्रम बजाया करता था। स्टोर का मालिक पहले तो कैप्टन के खून से लथपथ होने की बात पूछता है, जिसपे कैप्टन बताते हैं कि ये खून उनका नहीं है। दुकान का मालिक इस मंकी को खरीदने से इनकार कर देता है क्योंकि उसके मुताबिक ये मंकी टूटा हुआ था। कैसे? वेल, उसका हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ था इसीलिए। लेकिन कैप्टन शेलबर्न कहते हैं कि शुक्र मनाओ कि हाथ ऊपर उठे हैं और ड्रम नहीं बज रहा, वरना यहाँ किसी न किसी की तो जान चली ही जाती। ऐसा कहते मात्र ही मंकी अपना ड्रम पीटने लगता है और उसी वक्त हम एक चूहे को देखते हैं जो एक रस्सी को कुतरता है एंड रस्सी के कटने से कुछ इवेंट्स होते हैं जिससे अल्टीमेटली एक एरो चलता है जो कि दुकानदार को लग जाता है और दुकानदार वहीं समाप्त हो जाता है। तो यहाँ हम समझ पाते हैं कि जब ये मंकी बजने लगता है तो आसपास कोई ना कोई तो खत्म होता ही है। ये दृश्य देख कैप्टन मंकी को पूरी तरह से खत्म करने की सोचता है और उस मंकी को आग में जला देता है। सीन के एंड में कैप्टन शेलबर्न कहता है कि मैं अपने बेटों के लिए ये बड़ी मुसीबत छोड़ के जा रहा हूँ, which was obviously the monkey। अब कहानी शिफ्ट होती है 1999 में जब हम हैल और बिल नाम के 2 ट्विन से मिलते हैं जो अपनी माँ के साथ रहते थे। ये दोनों कैप्टन के ही बच्चे थे और इनकी उम्र 14-15 साल की थी। हम समझ पाते हैं कि कैप्टन शेलबर्न इनके साथ नहीं रहते थे और इनकी माँ का कहना था कि एक दिन उसके फादर सिगरेट्स खरीदने गए जिसके बाद वो घर नहीं लौटे। लेकिन हम व्यूअर्स को पता है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। खैर, अब बिल और हैल सेम एज के थे, लेकिन हैल बिल से 3 मिनट बड़ा था, इसलिए वो हमेशा बिल का बड़ा भाई होने का दावा करता था। इनफैक्ट उसे काफी बुली भी किया करता था। इनकी माँ भी अपने प्राइवेट कामों में बिजी रहती थी, इसलिए ये दोनों भी आपस में ही वक्त बिताया करते थे। एक रोज ये अपने डैड के क्लोजेट में रखा सामान देख रहे थे जहां इन्हें अपने फादर की यूनिफॉर्म दिखती है और वहीं क्लोजेट के अंदर एक बड़ा सा बॉक्स भी मिलता है। बॉक्स के अंदर इन्हें वही खतरनाक सा मंकी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बॉक्स के ऊपर लिखा था कि मंकी में चाबी भरो फिर देखो क्या होता है और ये दोनों बच्चे उसे देख एक्साइटेड हो जाते हैं और बिल हैल से कहता है कि इसकी चाबी भरो। हैल वैसा ही करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हैल की चाबी भरने के बाद भी ये मंकी चल नहीं रहा था। तब हैल इसे वापस बॉक्स में डाल देता है ये सोच के कि शायद टॉय टूटा हुआ है। अब अगले सीन में हैल, बिल और इनकी बेबी सिटर एनी एक लाइव रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, लेकिन घर से निकलते वक्त हैल नोटिस करती है कि कार के अंदर वही मंकी बैठा हुआ है और उसे शक होता है कि इसे यहाँ किसने रखा। ऑल्दो वो इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं और उसे ही लेके ये रेस्टोरेंट पहुंचता है। अब बिल एक काफी स्टड टाइप का बच्चा था जो कि अपनी बेबी सिटर को ही लाइक किया करता था और यहाँ ये तीनों अपने सामने खाना बनते हुए देखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये एक लाइव रेस्टोरेंट था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एकदम से हैल को उसी मंकी की आवाज आती है जिसे ये कार में छोड़ आए थे और तभी सामने चाकू से करतब दिखा रहे शेफ के हाथ से चाकू स्लिप होता है और वो बेबी सिटर को जा लगता है जिससे बेबी सिटर वहीं पे समाप्त हो जाती है। आपको याद होगा कि हैल ने इस मंकी को चाबी भरा था जिसके चलते वो अभी चला और जैसे ही वो चला बेबी सिटर की जान चली गई। अब इस इंसिडेंट के बाद हैल और बिल की माँ इन दोनों को सांत्वना देती है क्योंकि ऑफ कोर्स ये काफी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट था जो कि इनके सामने हुआ। माँ कहती है कि लाइफ ऐसे ही चलती है, कब कौन समाप्त होगा किसी को नहीं पता, बस एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है कि खत्म तो सबको होना है। खैर, अब घर जाकर हैल मंकी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या बेबी सिटर के मौत से उसका कोई लेना देना है, लेकिन तभी वहां बिल आ जाता है जो हैल को वापस से बुली करता है और उससे जबरदस्ती कुछ खराब बातें कहलवाता है अबाउट द मंकी। अगले दिन जब हैल स्कूल जाता है तो उसे उसकी क्लास की कुछ लड़कियां बुली करती हैं क्योंकि बिल ने पिछली रात मंकी वाली बात पूरे स्कूल में फैला दी थी। अब परेशान हैल घर वापस आता है और वो सीधे अपने कमरे में चला जाता है। उसकी माँ नीचे खाना बना रही होती है, लेकिन हैल उनसे कोई बात नहीं करता। इंस्टेड वो सीधे मंकी टॉय के पास जाता है और उसे चाबी भरते हुए कहता है कि इस बार प्लीज तुम बिल को समाप्त कर दो। ऐसा हैल ने सोच समझ के नहीं किया था, इंस्टेड वो तो बस गुस्से में चाबी भर दिया था। अब मंकी वापस से ड्रम बजाने लगता है और उसी वक्त हम बिल को घर लौटते हुए देखते हैं जो अपने मॉम के पास जाकर उनसे कुछ पूछता है, लेकिन अगले ही क्षण उसकी माँ के कानों से खून बहने लगता है और वो जमीन पे गिर जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये मंकी बिल को नहीं बल्कि उसकी मॉम को ही समाप्त कर दिया था। अब बिल की माँ की मृत्यु पे डॉक्टर्स का कहना था कि उन्हें एक तरह का ब्रेन हैमरेज हुआ है जो कि काफी रेयर है, लेकिन हैल समझ जाता है कि ये उसी की वजह से हुआ है क्योंकि उसने ही मंकी को वापस से चाबी भरा था। हैल इससे परेशान होकर मंकी के टुकड़े कर उसे गार्बेज में भी फेंक आया था, लेकिन वो मंकी अपने आप इनके पास वापस आ जाता है। मतलब अगर मंकी आपको एक बार मार्क कर ले तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। खैर, बड़ा भाई बिल अपनी माँ की मौत से काफी टूट गया था और वो फ्यूनरल के कपड़े भी उतारता ही नहीं क्योंकि उसे डर था कि कहीं वापस से कोई खत्म ना हो जाए। बेसिकली हम कह सकते हैं कि बिल यहाँ काफी ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था और देखा जाए तो ये बच्चे अब अनाथ हो गए थे, तो ऐसे में इनके अंकल और आंट इन्हें अपने साथ मेन ले जाते हैं जहाँ हैल बिल को मंकी के बारे में बताता है कि कैसे उसने बिल को खत्म करने के लिए मंकी को चाबी भरा था, लेकिन मौत उसकी माँ की हो गई। ऑफ कोर्स बिल को इस सब पे भरोसा तो नहीं था, इसलिए वो हैल को कहता है कि ठीक है वापस से चाबी भरो और इस बार इसे टेस्ट करते हैं। अब जैसे ही ये
लोग ऐसा करते हैं, अगले दिन उनके अंकल की मौत हो जाती है जो कि जंगल में शिकार करते वक्त कुछ हॉर्स के स्टैम्पेड से खत्म हो गए थे। तो हाँ दोस्तों, अब इन दोनों को मालूम पड़ गया था कि मंकी कितना खतरनाक है, जिसके चलते वो इसे उसके बॉक्स में भर के चेन से बांध के अपने आंट के घर के पास के गुफा में दफन कराए थे। ऐसा इसलिए ताकि ये मंकी किसी और को परेशान ना कर सके। और यहीं पे 1999 की सारी इंसिडेंट्स खत्म हो जाती है। तो अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, यानी कि 25 साल बाद, जहां हैल एक स्टोर कीपर का काम करता था और उसका अब बिल के साथ कोई रिलेशन नहीं था। वो जानना भी नहीं चाहता था कि बिल कहां है, कैसा है, इस डर से कि कहीं वो मंकी वापस इनको ट्रेस करते हुए ना आ जाए। तो प्रेजेंट लाइफ में हैल अपने मैनेजर से 2 दिन की छुट्टी मांगता है क्योंकि उसे उसके बेटे को देखने जाना था। और हम जान पाते हैं कि हैल एक डिवोर्सी है जिसकी वाइफ अब अपने दूसरे पति के साथ रह रही थी। और हैल हर हफ्ते एक बार अपने बेटे पीट से मिलने जाता था। अब उस दिन पीट से मिलने जाने के दौरान उसे शॉक मिलता है कि हैल की पत्नी और उसका न्यू हस्बैंड पीट की कस्टडी हमेशा के लिए अपने पास ले रहे हैं। मतलब कि इसके बाद हैल उससे कभी नहीं मिल सकेगा और ये उसका आखिरी वीक है अपने बेटे पीट के साथ। दिस वाज सैड फॉर हैल, बट क्योंकि ये उसका लास्ट वीक था अपने बेटे के साथ, तो दोनों बाप बेटे निकल पड़ते हैं एक रोड ट्रिप पे और एक मोटेल में रुकते हैं। पीट अब अपने डैड से उनकी फैमिली के बारे में पूछता है, जैसे क्या उनका कोई भाई है। इस पे हैल झूठ कह देता है कि नहीं, मेरा कोई भाई नहीं था, मैं अकेला हूँ। वहीं दूसरी तरफ मेन में हम आंट इडा के घर में उनको अकेले बैठा हुआ पाते हैं, जिन्हें अपने घर में कुछ तो आवाज आ रही थी। अब इडा अकेली रहती थी, इसलिए वो एक गन लेके घर में ढूंढने लगती है कि कोई अंदर तो नहीं घुस गया। लेकिन सब इंश्योर करने के बाद वो सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे में जाने लगती हैं और तभी हम मंकी टॉय के ड्रम की आवाज सुनते हैं। आवाज होते ही घर की वुडन स्टेयर्स टूट जाती है और आंट इडा डायरेक्टली नीचे गिरती हैं, जिससे वो काफी चोटिल हो जाती हैं, लेकिन थैंकफुली वो बच जाती हैं। ऐसे में वो मिरर के सामने जाकर अपने वुंड से सब कुछ पीसेस निकालने लगती हैं। तभी उन्हें अपने किचन से गैस की स्मेल आती है। आंट इडा गैस को चेक करने जाती है, लेकिन तभी स्पार्किंग होके उनके सर में ही आग लग जाती है और घर से बाहर निकलकर वो सामने के बिलबोर्ड से टकरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोटेल में हैल को एक भयानक सपना आता है, जहां उसे उसकी मां बड़े भयानक रूप में दिखती है और इससे डर के वो उड़ जाता है। अब उसी वक्त हैल को बिल का कॉल आता है, जो कि ऑफ कोर्स कई सालों बाद आया था। और यहाँ बिल उसे आगाह करता है कि मंकी टॉय वापस आ गया है और वो हमारे फैमिली के पीछे पड़ा है। अब यहाँ दोनों भाइयों की बहस हो जाती है कि भैया कौन उस मंकी को ढूंढ के उसे खत्म करेगा। तभी पास के एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे वायर्स टूटकर मोटेल के स्विमिंग पूल में गिर जाती है और पूरे पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है। अब जैसे ही एक लड़की पूल में डाइव मारती है तो उसे इतना भयानक झटका मिलता है कि वो समाप्त हो जाती है। तो ये देखने के बाद हैल को रियलाइज होता है कि मंकी का कर्स कितना भयानक है, जहां उसके नाम मात्र लेने से आसपास भयानक सारे कांड होने लग गए थे। खैर सबसे डरकर हैल अपने बेटे को वापस घर ले जाना चाहता था, क्योंकि हैल के साथ रहने से पीट को भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन पीट तो यहाँ अपने डैड के नेटिव प्लेस यानी आंट इडा के घर जाना चाहता था। पीट का मन रखते हुए हैल उसे मेन ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब टाउन में आंट इडा के मृत्यु के बाद उनकी कुछ चीजें ऑक्शन में बेची जा रही थी, जहां रिकी नाम का लड़का उस मंकी को खरीद लेता है। यहाँ हम रिकी का एक फ्लैशबैक भी देखते हैं, जहां वो अपने फादर को याद करता है, लेकिन उसके मदर का कहना था कि उसके डैड एक अच्छे पिता नहीं थे और वो किसी लड़की के साथ प्राइवेट कामों में व्यस्त थे। खैर अब मोटेल से निकलकर पीट और हैल इसी टाउन में आते हैं, जहां उनसे एजेंट बारबरा की मुलाकात होती है। बारबरा टेल्स देम कि टाउन में कैसे कुछ डरावने इंसिडेंट्स हो रहे हैं और टाउन के लोग एक एक करके मर रहे हैं, वो भी किसी एक्सीडेंट में। बारबरा की बातों से पीट को भी पता चल जाता है कि उसके फादर का एक ट्विन ब्रदर है और वो दोनों अब आंट इडा का सामान लेके घर पहुंचते हैं। बारबरा हैल को एक स्टोर रूम के पास ले जाती है और हैल उससे पूछता है कि जब उन्होंने ऑक्शन वगैरह करवाया तो क्या वहां कोई मंकी भी उन्हें मिला। इस पे बारबरा कहती है कि उसे कुछ खास याद नहीं है, लेकिन जैसे ही बारबरा स्टोर रूम का दरवाजा खोलती है तो एकदम से अंदर रखा एक शॉटगन चल जाता है, जिससे आप जान ही रहे हैं क्या हुआ होगा। वेल, बारबरा समाप्त हो गई। और अगर यहाँ ऐसा हुआ है तो ऑफ कोर्स अंदर हम उसी भयानक मंकी को बचते हुए देखते हैं। मतलब ये मंकी वापस से हैल और बिल के परिवार के पीछे पड़ गया था और तो और टाउन में सभी को समाप्त कर रहा था। खैर रात को पुलिस आती है और उन्हें टाउन से बाहर जाने को मना करती है और बाहर हम कुछ हिप्पीज को भी देखते हैं जो अपने ही मौज में थे। हैल अब बिल को कॉल लगाता है क्योंकि उसे शक था कि बिल इस टाउन में है, लेकिन वो इनसे मिलने नहीं आ रहा है और वो अब टेलीफोन डायरेक्टरी में नंबर्स वगैरह ढूंढ कर किसी मिसेज मंकी को कॉल लगाता है। अब ये मिसेज मंकी का नंबर बिल का ही फोन नंबर था और वो हैल से कहता है कि वो पीट को उसके पास लेके आए ताकि वो मंकी को चाबी भर सके। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बिल इस मंकी को वाइंड अप कर देगा, जिससे पीटी की जान खतरे में आ जाएगी। मतलब यहाँ बेसिकली वो अपने ब्रदर को धमकी दे रहा था ताकि वो उसके पास आ जाए। अब दोस्तों यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट, जहाँ हम बिल के असली प्लान को देख पाते हैं, जो टाउन में ही रह रहा था और मंकी भी उसी के पास था। अब आपको याद होगा कि रिकी ने ऑक्शन में मंकी खरीदा जरूर था, लेकिन उसने ये टॉय बिल को बेच दिया था और तब से बिल ही टाउन में ये सारे भयानक एक्सीडेंट्स करा रहा था। बेसिकली वो अपने घर में पूरा ट्रैप बना के रखा था, जहां वो हैल को खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसके मन में अब भी ये बात थी कि उसकी मदर और बेबी सिटर एनी को हैल ने समाप्त करा था, क्योंकि
बेसिकली उसके चाबी भरने पे ही ये मंकी एक्टिवेट हुआ और उसने ही सबकी जान ले ली। अब पास्ट में जब इन्होंने मंकी को गुफा में फेंका था तो बाद में एक दिन बिल अंदर गया था। जी हाँ, उसने गुफा में बहुत इस मंकी को ढूंढा ताकि वो इस मंकी को वापस हथिया सके टू टेक रिवेंज, लेकिन उसे सिर्फ उसकी चाबी ही मिल पाई। तब से वो हर दिन मंकी को ढूंढा करता था क्योंकि उसे विश्वास था कि मंकी वापस जरूर आएगा। फिर क्या था, रिकी ने एक रोज उस मंकी को उसे बेचा था और उसके बाद से ही ये सारे हादसे होने लगे थे। वहीं रिकी भी बिल के पास जाकर उससे अपनी मंकी वापस मांगता है क्योंकि उसे मंकी को देख के अपने फादर की याद आती थी। क्यों? क्योंकि बचपन में उसके फादर ने भी रिकी को ऐसा ही एक खिलौना गिफ्ट करा था, लेकिन बिल उसे मंकी वापस करने से मना कर देता है। अब रिकी आंट इडा के घर में हैल और पीट को देख लेता है, जिसके चलते वो एक गन लेकर घर में घुस जाता है और दोनों को बंदी बनाकर बिल के अड्डे के पास ले आता है। वो पीटी को जबरदस्ती अंदर भेजता है टू गेट द मंकी, लेकिन जाने से पहले हैल उससे बार बार कहता है कि तुम कभी भी उस बंदर को चाबी मत भरना। अब पीटी बिल के घर में घुस जाता है, लेकिन वो काफी स्मार्ट था जिसके चलते वो किसी भी ट्रैप में नहीं पड़ता और तो और वो बिल तक इजिली पहुंच भी जाता है। बिल अब उसे मंकी को वाइंड अप करने को कहता है और पीटी ऐसा करता भी है, जिसके चलते बाहर कार में बैठे रिकी के हाथ से गोली चल जाती है और समहाउ वो शॉट से बच जाता है। बट देन ये गोली एक मधुमक्खी के छत्ते को नाराज कर देती है, जिसके चलते कार के ग्लास में बने होल से कई सारे हनी बीज उसके मुंह के अंदर घुसने लगते हैं एंड ऑफ कोर्स इससे उसकी जान चली जाती है। मतलब अगेन मंकी चला और उसने रिकी की भी जान ले ली। अब अंदर पीटी बिल के साथ अकेला था, जिसके चलते हैल अपने कार से निकल के उसे ढूंढने लगता है और उसके अंदर आते ही हम भी उसे एक ट्रैप को एक्टिवेट होते हुए देखते हैं। खैर जैसे ही अंदर बिल हैल की आवाज सुनता है जो अब भी जीवित था, तो वो बौखला जाता है और मंकी को इस बार चाबी डाल के नहीं बल्कि उसकी हाथों को जबरदस्ती पकड़कर ऊपर नीचे करने लगता है, जिससे मंकी चलता तो नहीं लेकिन उसके फेस में हम एक बदलाव देखते हैं। मतलब हाथ को जबरदस्ती हिला के ऐसे ड्रम बजाने की कोशिश, अगर आप समझ रहे हैं। तो हाँ, अब दोनों भाई आपस में एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, जहां हैल बिल को बताता है कि उसकी मदर की मौत भले ही मंकी की वजह से हो, लेकिन उसका कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि जितना वो बिल की माँ थी उतना ही वो हैल की भी मॉम थी। दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करके अपने बीच के डिफरेंसेस को दूर करते हैं, जहां तीनों अब इस जगह से निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी मंकी अपने आप बजने लगता है और वो इतना ज्यादा वायलेंटली बचता है कि बिल के घर का छत ही टूटने लगता है। और आपको याद होगा कि बिल के घर के अंदर का एक ट्रैप चलने लगा था, मतलब जब हैल एंट्री लिया था, और उसी के चलते एक कैनन बॉल बिल को लगता है, जिससे वो समाप्त हो जाता है। देन अब आसमान से भी प्लेन्स वगैरह क्रैश करने लगते हैं और पूरे टाउन में अपोकलिप्स ही आ जाती है। बेसिकली यहाँ हर लोग ही मरने लग गए थे। खैर तो अगली सुबह पीटी और हैल दोनों ही अपनी कार पे बैठ के इस टाउन से निकलते हैं और हम बैक सीट पे उसी मंकी को बैठा हुआ देखते हैं, जहां ये बाप बेटे अब उसे अपनाने का डिसाइड करते हैं। मतलब मंकी को अपना लो, उसे कंट्रोल करके रखो ताकि और भी तबाही ना हो सके। जाते आते ये अपने सामने एक घोस्ट को भी देखते हैं जो एक हॉर्समैन था और वो इनके सामने से क्रॉस हो जाता है। इसके बाद दोनों लोग आगे बढ़ जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब मूवी के अंदर एक क्रेडिट सीन भी है जिसके बारे में हम थियरी सेक्शन में बात करेंगे। तो हाँ, ये थी द मंकी मूवी की कहानी, जिसकी स्टोरी तो काफी सिंपल है, जिसे आप समझ भी गए होंगे। अब ये कहानी स्टीफन किंग के शॉर्ट स्टोरी द मंकी पर ही आधारित है, लेकिन दोनों में काफी कुछ डिफरेंट है। जैसे स्टीफन किंग की स्टोरी में मंकी सिंबल्स बजाता था, वहीं मूवी में ये मंकी ड्रम बजाता है। शॉर्ट स्टोरी की एंडिंग भी काफी डिफरेंट थी, जहां पीट और हैल मंकी के चंगुल से बचने के चक्कर में पानी में डूब जाने वाले थे, लेकिन वहीं इस कहानी में दोनों मंकी को अपना लेते हैं टू मेक श्योर कि कोई और इसका गलत फायदा ना उठाए। ऐसी बहुत सारी चीजें मूवी के अंदर बदली गई है और ये काफी कॉमन भी होता है कि किताब से या स्टोरी से मूवी के अंदर कहानी को थोड़ी बदल दी जाती है। वन ऑफ द रीजंस कि क्यों मैं कुछ बुक्स को लिंक कर रहा हूं इन द प्रोडक्ट सेक्शन, ताकि अगर आप चाहे तो उन बुक्स को पढ़ सकते हैं जो कि स्टीफन किंग के ही बुक्स हैं। अब फर्स्ट सीन में आप कैप्टन शेलबर्न को देख समझ ही गए होंगे कि ये और कोई नहीं बल्कि हैल और बिल के डैड थे, जो उस रात के बाद कभी घर वापस नहीं आए, लेकिन उनकी माँ को लगता था कि वो जानबूझकर नहीं आए, जबकि वी नो कि शायद वो अब जिंदा ही नहीं है। अब दोस्तों मूवी में एक एंड क्रेडिट सीन है जहां हम कई औरतों को देखते हैं जिनकी कहानियां हमें बताई जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये द मंकी मूवी का पार्ट नहीं बल्कि ये पर्किंस की आने वाली मूवी कीपर का प्रोमो है, जिसमें द मंकी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, फिलहाल वी डोंट नो। एंड में हम एक हॉर्समैन को भी देखते हैं विच वाज द फोर्थ हॉर्समैन ऑफ अपोकलिप्स, यानी कि द डेथ। तो कहीं ना कहीं हम समझ पाते हैं कि द मंकी इज इक्वल टू द डेथ, क्योंकि मंकी के बजते ही आसपास के सारे लोग खत्म होने लगते थे। अब इसका एक और मीनिंग हो सकता है कि हैल ने डेथ को नेचुरली अपना लिया है एज पार्ट ऑफ लाइफ और वो अब किसी चीज से नहीं डरता। बट हाँ, मंकी का सिंबलिज्म डेथ से किया जा रहा है, ये काफी क्लियर था। अब मंकी की बात की जाए तो ये किसी शैतानी ताकत से कम नहीं है, तो हम इसे एनाबेल वाली कैटेगरी में रख सकते हैं। ऑल्दो मैं तो इसे एनाबेल से ज्यादा पावरफुल मानूंगा, क्योंकि इसके बजने पे इंसान खत्म होगा ही। कैसे खत्म होता है? वेल, ये मंकी आसपास के सिचुएशंस को ऐसे मैनिपुलेट करता है कि समहाउ इंसान मर ही जाएगा। इवन इफ सीढ़ी से गिर के बच गया या फिर गोलियों से बच गया तो भैया कुछ और हो जाएगा, जैसे गैस फट जाएगा, मधुमक्खी मुंह में घुस जाएंगे, समथिंग होगा, लेकिन इंसान खत्म तो होगा। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि मंकी कभी भी उस इंसान को खत्म नहीं करता जो कि उसको चाबी भरता है। बट देन जो आदमी चाबी भरा वो मंकी
को ऑर्डर भी नहीं कर सकता कि आप उसी को मारो। वेल, मंकी मारेगा किसी और को भी, लेकिन उसे नहीं मारेगा जिसने चाबी भरा। तो हाँ, ये तो कंप्लीटली मंकी के ऊपर बेस्ड है, बट हाँ, चाबी भर के आप अपने आप को सिक्योर जरूर कर सकते हो। तो फिल्म के शुरुआत में हम पैट्रिक और एडेलिन नाम के एक कपल से मिलते हैं जो वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए एक सुंदर से फार्म में आए हुए थे। पैट्रिक यहाँ एडेलिन को प्रपोज करता है और तभी इनका फोटोग्राफर पैट्रिक को कॉल करता है। पैट्रिक उसे डांटते हुए फोन कट कर देता है और एडेलिन को वापस से प्रपोज करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अनजान व्यक्ति उनके फोटोग्राफर को खत्म कर देता है और उसके ठीक बाद वो कातिल पैट्रिक के सर पे एक एरो मारकर उसे भी ढेर कर देता है। एडेलिन इससे शॉक में आ जाती है और वो उस जगह से दूर भागने लगती है, लेकिन तब तक ये खूनी उसके पीछे पड़ चुका था। ये कातिल एडेलिन पे एरो से वार किए जा रहा था और एडेलिन के फार्म में छुपने के बाद भी वो उसके पैर पे एरो से मार के उसे इंजर्ड कर देता है। एडेलिन अब हिम्मत दिखाते हुए वहां से जैसे तैसे भागती है और पास ही के एक वेयर हाउस में जा घुसती है। वहां उसे एक केयर टेकर मिलता है, लेकिन एडेलिन के कुछ बोलने से पहले वो कातिल केयर टेकर को मार गिराता है। मतलब ये बेरहम पागल खूनी अपने विक्टिम्स को तो खत्म करता ही था, लेकिन उसके रास्ते में आए हर एक इंसान को भी बिना सोचे समझे खत्म कर देता था। खैर, एडेलिन एक कंप्रेसर में जा छुपती है और कातिल उसको पकड़ भी लेता है, लेकिन एडेलिन उसके हाथ पर दरवाजा मारकर उसे अंदर आने से रोकती है। कातिल अब कंप्रेसर को ऑन कर देता है और हम देखते हैं कि उन कंप्रेसर के प्लेट्स के बीच फंसकर एडेलिन किसी गुब्बारे की तरह बर्स्ट हो जाती है, जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। मतलब वो भी खत्म हो गई। और यहाँ हम कातिल को एक मास्क पहने हुए देखते हैं जिसकी आंखें लव शेप की थी, मतलब हार्ट शेप की। और देखा जाए तो इस फिल्म का नाम भी हर्ट आइज है, तो अब से हम इस कातिल को हर्ट आइज कह के ही बुलाएंगे। खैर, अब कहानी सिएटल में शिफ्ट होती है जहाँ सारे न्यूज चैनल पर हर्ट आइज की ही बातें चल रही थी। ये कातिल वैलेंटाइंस डे के दिन निकलता है और कपल्स को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें खत्म करता है। बेसिकली ये कोई साइको या मेनियक था जिसे कपल्स पसंद नहीं थे और अब तक इसने कई सारे कपल्स को खत्म करा है, जिनमें से पैट्रिक और एडेलिन भी थे। अमेरिका के सारे लोग इस कातिल से डरे हुए थे और कुछ तो अपना वैलेंटाइंस प्लान को भी स्किप कर रहे थे जस्ट टू बी सेफ। पुलिस भी इस कातिल के पीछे पड़ी थी, लेकिन उन्हें इस केस में कोई भी लीड नहीं मिली थी। खैर, अब कहानी शिफ्ट होती है एली नाम के एक लड़की पे जो अपने फ्रेंड मोनिका के साथ कॉफी पीने गई थी। एली थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसका एक्स अब किसी और को डेट कर रहा था और एली उसे हमेशा स्टॉक किया करती थी और तो और उसे ऑफिस में भी आज डांट पड़ने वाली थी। कुल मिलाकर एली की जिंदगी कुछ ज्यादा सही चल नहीं रही थी। खैर, अब कॉफी काउंटर पे वो एक लड़के जे से मिलती है जो उसे साथ में कॉफी पीने को कहता है, लेकिन एली गलती से उसे इंजर कर देती है, जिसके बाद एली जे को छोड़ के ऑफिस भागती है। मतलब दिस वाज काइंड ऑफ एन ऑकवर्ड मोमेंट जिस कारण से एली यहाँ से भागी थी। अब प्रोफेशन की बात की जाए तो एली एक ज्वेलरी कंपनी में काम करती थी और उसकी बॉस उससे काफी अपसेट थी क्योंकि उसने एक बहुत ही डिप्रेसिंग सा एड बनाया था जहाँ उसे वैलेंटाइंस डे पर कपल को साथ खत्म होते हुए दिखाया था, जिससे उसकी कंपनी की पब्लिसिटी काफी ज्यादा नेगेटिव हो गई थी और इसके कारण एली शायद आज फायर भी होने वाली थी। अब एली की बॉस जे को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है जो एक फ्रीलांसर था और उनके कंपनी को इस मुश्किल से निकालने वाला था, और ये वही जे है जिसे एली कॉफी शॉप में मिली थी। एली की बॉस उसे कहती है कि तुम जे की मदद करो और दोनों साथ मिलकर एक रोमांटिक कैंपेन की तैयारी करो ताकि कंपनी की रेप्यूटेशन सुधर सके। जे भी अब एली से कहता है कि उन्हें कैंपेन वगैरह के बारे में डिस्कस करना चाहिए, तो शाम को वो और एली कहीं बाहर चल के ये मीटिंग कर सकते हैं। एली भी इस बात के लिए मान जाती है। तो अब सिनेरियो ये था कि एली और जे एक साथ एक टीम में काम करने वाले थे। खैर, अब सीन शिफ्ट होकर वही फार्म पे फोकस होती है जहां पैट्रिक और एडेलिन के साथ हादसा हुआ था और वहां हम सिएटल पुलिस को देखते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। यहाँ हम डिटेक्टिव जीन शॉ से मिलते हैं जो हर वक्त बस डेटिंग एप्स में मैच ढूंढती रहती हैं, और उसका कलीग द हॉब्स जो उस पे फ्लर्ट वगैरह करता था। खैर, इनके नोक झोंक के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पुलिस को क्राइम सीन पे एक आदमी की अंगूठी पड़ी मिलती है। डिटेक्टिव हॉब्स इंटरप्रेट करते हैं कि ये कातिल कोई आदमी है, लेकिन शॉ कहती है कि क्या पता खूनी कोई लड़की हो जिसे प्यार में कई बार धोखा मिला हो। ये सारे यहाँ सोचते हैं कि शायद खूनी को किसी तरह का फेटिश है जहाँ वो विक्टिम्स के हार्ट को निकालकर उसे रोज पेटल से सजा देता था, और पास ही हम एडेलिन के हार्ट को जमीन पे पड़ा हुआ देखते भी हैं। इनफैक्ट इन्हें हर्ट आइज का एक अधूरा सा पिक्चर भी मिलता है जिसे पैट्रिक के हायर किए हुए फोटोग्राफर ने खींचा था। मतलब अनजाने में ये फोटो खींचा गया था, ऑल्दो इस फोटो से ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं। खैर, अब एली और मोनिका साथ में बैठकर मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे जहाँ मोनिका एली को मूव ऑन करने को कहती है। साथ ही वो एली को जे की एक सुंदर सी फोटो भी दिखाती है जिसे देख एली भी थोड़ा बहुत अट्रैक्टेड तो हो जाती है। ये दोनों अब शॉपिंग करने चले जाते हैं जहाँ से एली अपने लिए एक न्यू ड्रेस भी लेती है। खैर, अब रात को तैयार होकर एली एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ इनकी मीटिंग फिक्स हुई थी। अब घुसते वक्त स्टाफ सभी का बैग चेक करते हैं क्योंकि शहर में हर्ट आइज खुला घूम रहा था। अब यहाँ सिक्योरिटी के दौरान एली के बैग में एक स्टील का स्ट्रॉ मिलता है जिसे देख एली कहती है कि स्टील के स्ट्रॉज नेचर के लिए अच्छे होते हैं। एनीवेज, एली और जे अब मीटिंग करने बैठते हैं जहाँ दोनों के बीच प्यार मोहब्बत को लेकर एक आर्गुमेंट हो जाता है। जे
जे का स्टैंड था कि वो लव को रियल मानता है, वहीं एली प्यार पे भरोसा नहीं करती थी और अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसे कंपनी में काम करती है जो कपल्स ज्वेलरी बनाते हैं। अब इनका आर्गुमेंट थोड़ा ज्यादा ही तेज हो जाता है, जिसके चलते जे रेस्टोरेंट छोड़ के बाहर चला जाता है और एली भी उसके पीछे आती है। एली अब जे से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, लेकिन जे उससे नाराज नहीं था, वो तो सिंपली घर जा रहा था और तभी एकदम से एली जे को किस कर देती है और हम देखते हैं कि ये एली ने इसलिए किया क्योंकि पीछे से एली का एक्स बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के साथ उसी रेस्टोरेंट में आ रहा था। हाँ, तो उसे ही जेलस करने के लिए एली जे को अपना बॉयफ्रेंड बताती है और दोनों ही कपल्स आपस में थोड़ी बहुत बातें करके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। एली इस कांड के लिए जे से सॉरी कहती है, लेकिन इन दोनों को ही नहीं पता था कि दूर से हर्ट आइज इनकी सारी हरकतें देख रहा था और शायद अब एली हर्ट आइज की अगली टारगेट थी। खैर, अब जे कैब में बैठ के एली को छोड़ने जाता है और रास्ते में दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती है और कैब ड्राइवर भी इनकी जोड़ी को कॉम्प्लीमेंट करता है। अब एली को उतार कर जे घर जाने ही वाला होता है कि जे देखता है कि एली घर के बाहर फंस गई है क्योंकि वो कीज अंदर ही भूल आई थी। जे भी अब कैब ड्राइवर को थोड़ी देर रुकने को कहता है, जिससे वो एली की मदद कर तुरंत ही वापस आ जाता। एली यहाँ कहती है कि वो खिड़की का कांच तोड़ अंदर घुस जाएगी, लेकिन जे ऑफर करता है कि ये काम वो करेगा। अब जे विंडो में एक पंच लगाता है जिससे उसका हाथ थोड़ा कट जाता है और एली उसकी मरहम पट्टी करने उसे अंदर ले जाती है। दोनों घर में थोड़ी बहुत बातें करते हैं और एली जे की हाथ की मरहम पट्टी करती है। तभी एली अपना कुछ प्राइवेट सामान रखने अपने रूम का अलमीरा खोलती है, लेकिन तभी अंदर से हर्ट आइज इन पे हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हर्ट आइज तो पहले से ही इनके घर के अंदर घुस के इनका इंतजार कर रहा था। अब जे हर्ट आइज से भिड़ जाता है, वहीं हर्ट आइज भी अपने एरो से इन पे वार किए जा रहा था। एली कैसे भी एक फ्लावर वास से हर्ट आइज को घायल कर जे को लेकर रूम से भागती है और बाहर से ये दोनों दरवाजे को टाइटली लॉक कर देते हैं। दिन दोनों बाहर जाके कैब में बैठ के भागने का प्लान कर रहे थे, लेकिन हर्ट आइज आके ड्राइवर को ही समाप्त कर देता है। अब एली को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो हर्ट आइज के पास जाकर उसे समझाने लगती है कि ये दोनों कपल नहीं है, लेकिन हर्ट आइज कहां सुनने वाला था। वो तो जे और एली पे क्रॉसबो से निशाना साधने लगता है। अब दोनों गली से भागते हुए सीधे एक खंडर जैसी जगह पे पहुंचते हैं, जहां हर्ट आइज एली का गला दबाने लगता है और जे उसको बचाने के लिए पीछे से एक रॉड से उसके सर पे वार करता है। इस वार से हर्ट आइज गुस्सा हो जाता है और वो जे को दूर फेंकता है, जिससे चोटिल होकर वो बेहोश हो जाता है। अब एली इस मौके का फायदा उठा के उस जगह से भागती है और हर्ट आइज उसके पीछे पड़ जाता है। एली भागते हुए एक अम्यूजमेंट पार्क जैसी जगह आ जाती है, जहां मेरी गो राउंड में चलते हुए हर्ट आइज उस पे हमला कर देता है, वो भी एक बड़े से मशीटी से। लेकिन एली बार बार उसके वार को डॉज करती है और एक किक मार के हर्ट आइज को मेरी गो राउंड से बाहर फेंक देती है। अब इससे पहले आगे कुछ होता, वहां पुलिस की कार आ जाती है, जिससे हर्ट आइज तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है और एली ये देख हैरान हो जाती है कि आखिर इतनी जल्दी हर्ट आइज कहां गायब हो गया। अब पुलिस वाले आकर एली को संभालते हैं और उसी दौरान वॉकी टॉकी पे ये न्यूज आती है कि पुलिस वालों को हर्ट आइज मिल चुका है। ये सुन एली सोच में पड़ जाती है, क्योंकि हर्ट आइज तो अभी जस्ट यही था ना, तो पुलिस को कौन सा हर्ट आइज मिल गया। खैर, अब सीन शिफ्ट होकर उसी खंडर जैसी जगह पे आती है जहां जे बेहोश पड़ा था और डिटेक्टिव शॉ उसे ही हर्ट आइज मान रहे थे। पुलिस ने जे को कार में बैठा रखा था और जे एली पे बहुत गुस्सा था क्योंकि एली उसे बेहोश छोड़ भाग गई थी। खैर, डिटेक्टिव शॉ का कहना था कि जे पार्क में बेहोश तो मिला ही था, साथ ही वो हर्ट आइज का मास्क भी पहने हुए था और उस पे उसकी क्रॉसबो भी थी। बेसिकली वो सारी चीज जो हर्ट आइज कैरी करता है वो जे के पास थी। एली ऑफिसर्स को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर्ट आइज जे और एली दोनों पे हमला कर रहा था। स्टिल ऑफिसर्स उनकी बातों का भरोसा नहीं करते और दोनों को पुलिस स्टेशन उठा ले जाते हैं। बेसिकली डिटेक्टिव शॉ का ये मानना था कि हर्ट आइज अकेला नहीं है और अगर जे हर्ट आइज है तो शायद एली उसकी पार्टनर है। अब सीन शिफ्ट होकर जे पे फोकस करती है, जिससे पुलिस पूछताछ करती है। डिटेक्टिव शॉ उसे वही मेल रिंग दिखाते हैं जो उन्हें पिछले क्राइम सीन से मिला था और जे कंफर्म करता है कि ये उसका नहीं है, इनफैक्ट वो तो मैरिड ही नहीं था। हॉब्स जे की बातों से परेशान होकर उसे पीटने आगे बढ़ता है, लेकिन डिटेक्टिव शॉ उसे रूम से बाहर निकाल देती है। अब डिटेक्टिव शॉ जे से पूछती है कि क्या तुम एली की केयर करते हो, जिसपे वो कहता है हाँ मैं उसकी केयर तो करता हूँ। खैर, अब बाहर रिसेप्शन डेस्क पे एली लेडी ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि वो अंदर पता लगाए कि जे के साथ क्या हो रहा है। तभी वहां हम एक लड़की को देखते हैं जो एली को कॉफी पे इनवाइट करता है, लेकिन एली पोलाइटली डिक्लाइन कर देती है। ये बंदा पुलिस स्टेशन में ही कोई काम करता था और शायद तब वहां कुछ केबल वगैरह का काम देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव शॉ जे से पूछती है कि क्या वो फिब में बॉस्टन और फिलाडेल्फिया में था, जिसपे जे कहता है हाँ मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ तो मैं घूमता रहता हूँ। ये बात सुन शॉ का जे पे शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो जे को अंदर छोड़ बाहर एली से मिलने चली जाती है। वहीं बाहर एली को लग रहा था कि पुलिस स्टेशन में भी हर्ट आइज आ गया है, तो वो एक फ्लैग लेकर उसे कन्फ्रंट करने आगे बढ़ती है, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था और इन दोनों ऑफिसर के आने से एली एकदम से डर जाती है। खैर, डिटेक्टिव शॉ एली से सवाल करती हैं कि अगर तुम दोनों कपल नहीं हो तो हर्ट आइज तुम्हारे पीछे क्यों आ रहा है, जिसपे एली एडमिट करती है कि शायद हर्ट आइज ने उन्हें किस करते हुए देख लिया था, जिससे उसे गलतफहमी हो गई होगी। ये सुन के शॉ वाज लाइक कि क्या तुम जे की तरफ रोमांटिकली अट्रैक्टेड हो, एंड एली वाज लाइक ये सवाल रिलेवेंट नहीं है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और डिटेक्टिव शॉ पावर चेक करने दूसरे रूम में चली जाती है। अब एली को शक हो ही गया था कि हर्ट आइज पुलिस स्टेशन आ चुका है और वो दूसरी लेडी ऑफिसर को केयरफुल रहने को कहती है, लेकिन तभी पीछे से हर्ट आइज ऑफिसर पे वही फ्लैग पोस्ट
उससे वार कर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि हर्ट आइज की आंखें लाल होकर चमक रही थी, लेकिन आई थिंक ये इंडिकेशन है कि उसने नाइट विजन ग्लासेस पहन रखी थी। और हाँ, अब वो एली के पीछे पड़ जाता है, लेकिन एली भी बड़ी हिम्मत वाली थी तो वो एक डस्टबिन से उस पर हमला कर अंदर भागती है। रास्ते में उसे डिटेक्टिव शॉ मिलती है जो उसे भागने को कहकर खुद हर्ट आइज पे गोलियां चला देती है। अब सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है और अंदर डिटेक्टिव हॉब्स को भी हर्ट आइज बुरी तरह से खत्म करता है। एली भागते हुए इंटरोगेशन रूम में घुसती है जहां पे जे हथकड़ियों में बंद था और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी अंदर हर्ट आइज आ जाता है और वो जे पे एक मशीटी से हमला कर देता है, लेकिन जे उसे कई बार डॉज करता है। तभी दोनों देखते हैं कि एली इंटरोगेशन रूम का कांच तोड़ अंदर फायर करने लगती है, लेकिन एक भी गोली हर्ट आइज को नहीं लगती। लेकिन इससे एक बात अच्छी होती है कि हर्ट आइज गोली से डर के भाग जाता है। अब दोनों पुलिस स्टेशन से निकलते हैं और एली एक ट्रक से मदद मांगने के चक्कर में अंदर फंस जाती है, लेकिन तभी पीछे से जे आके उसे बचाता है। दोनों अब एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां हर्ट आइज आ जाता है और ऐसे में दोनों वापस भागना चालू करते हैं। अब भागते भागते ये दोनों एक ओपन एयर सिनेमा में पहुंचते हैं जहां मेला लगा था और हर्ट आइज भी इनके पीछे आ जाता है। एंड एज यूजुअल हर्ट आइज के रास्ते में जो भी आ रहा था वो उसे खत्म करता चल रहा था। ये दोनों भी उससे छुपते हुए एक ट्रक में जा बैठते हैं। ट्रक के पीछे एक कपल इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन इन दोनों के पास ये सब सोचने का टाइम नहीं था और दोनों थोड़ा ब्रेक लेकर आपस में बातें करने लगते हैं। ये दोनों बातों बातों में कड़ी बातें हैं जहां हमें पता चलता है कि एली अपने पास्ट में अच्छे कपल्स को ही देखी है, इंक्लूडिंग हर पेरेंट्स, लेकिन जे ने अपने पेरेंट्स को हमेशा लड़ते हुए ही देखा था। जे ने कोशिश करा था कि वो कोई सच्चा प्यार ढूंढे, लेकिन उसे हर बार धोखा ही मिला। वहीं एली बिल्कुल बदल गई है, जहां उसे प्यार व्यार से हेटेड होने लगी, लेकिन आज रात जहां वो ऑलमोस्ट मरने के कगार पे कई बार पहुंची है, वहां वो इसलिए खुश है क्योंकि जे उसके साथ है। बेसिकली यहाँ ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे और वहीं पीछे जो कपल इंटीमेट हो रहे थे वो इतना ज्यादा शोर मचाने लगे कि हर्ट आइज भी इससे परेशान हो गया था और इन कपल्स को ही समाप्त कर देता है। अब उनको मरता देख पूरे मेले में अफरा तफरी मच गई और हर्ट आइज तो एक के बाद एक कत्ले किए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एली और जे हर्ट आइज के कहर से बच के भाग रहे थे, लेकिन एली डिसाइड करती है कि वो हर्ट आइज का सामना करेगी ताकि बाकी कपल्स बचे। मतलब देखा जाए तो हर्ट आइज को चाहिए तो यही कपल थे ना, मतलब एली एंड जे। वो बात अलग है कि रास्ते में जो भी आ रहा है वो हर्ट आइज उसे खत्म कर रहा था। तो हाँ, जे भी यहाँ एली का साथ देता है और दोनों हर्ट आइज को डिस्ट्रैक्ट कर अपने पीछे लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक हथियार लेने का भी सोचते हैं, जहां एली बताती है कि उसके पास उसका स्टील का स्ट्रॉ है, लेकिन जे कहता है कि ये कोई हथियार नहीं है। अब सामने वही कपल पड़े थे जिनको हर्ट आइज ने समाप्त किया था। देन जे एंड एली वही नाइफ्स उठाकर हर्ट आइज के पीछे पड़ जाते हैं। अब इन लोगों में बहुत हाथापाई होती है, लेकिन एक मोमेंट में एली हर्ट आइज के सर पे वार कर उसे चोटिल करती है। वहीं दूसरी तरफ जे मौके का फायदा उठाकर हर्ट आइज के हर्ट में उसकी मशीटी घुसा देता है। तो यस, फाइनली ये नाइटमेयर खत्म होता है। अब ये दृश्य काफी खराब था, जिससे एली हर्ट आइज पे उल्टी कर देती है और मास्क हटाने के बाद ये दोनों रियलाइज करते हैं कि ये दोनों ही इसे नहीं जानते। अब पुलिस आती है और वो हर्ट आइज को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं पुलिस इस कपल को भी शाबाशी देते हैं फॉर देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर। तो अब फाइनली अमेरिका हर्ट आइज के चंगुल से आजाद था। खैर, अब डिटेक्टिव शॉ इनके पास आती हैं। उन्हें अब यकीन हो गया था कि जे हर्ट आइज नहीं है। वो जे को ऑफर देती हैं कि वो उसे घर छोड़ देगी, लेकिन जे वाज हेजिटेंट। स्टिल वो लिफ्ट ले लेता है क्योंकि उसे रात के फ्लाइट से कहीं जाना था और वो एली को अपना नंबर देकर वहां से चला जाता है। एली जे के जाने से काफी सैड थी और वो भी अपने घर वापस लौटती है। खैर, अब घर जाकर एली जे को मिस करने लगती है और उसे मोनिका का कॉल आता है। मोनिका काफी फ्री स्पिरिटेड लड़की थी, तो वो एली को मोटिवेट कर देती है कि वो एयरपोर्ट जाकर जे को रोके और एली भी एयरपोर्ट जाती है। लेकिन एली को जे कहीं नहीं दिखता। इंस्टेड उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है जहां फोन के अदर साइड था हर्ट आइज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट, जहां हमें पता चलता है कि हर्ट आइज तो अब भी जिंदा है। ये पागल खूनी एली को सेंट वैलेंटाइन के चर्च में बुलाता है जहां इन्होंने जे को बंदी बनाया हुआ था और न चाहते हुए भी एली वहां पहुंचती है। अब अंदर एली जे को बंधा हुआ पाती है और पीछे उसे हर्ट आइज अपना मास्क पहने हुए दिखता है। अब जैसे ही हर्ट आइज अपना मास्क उतारता है तो हम इस आदमी को पहचान पाते हैं, जो वही लड़का था जिसने एली को पुलिस स्टेशन में कॉफी के लिए पूछा था। जी हाँ दोस्तों, इस आदमी का नाम डेविड था और यहाँ पूछ सकते हैं कि दूसरा हर्ट आइज कौन था जिसको एली खत्म करी थी। वेल, उस आदमी का नाम एली था जो कि इसका पार्टनर था। अब यहाँ भी उसको पता चलता है कि ये हर्ट आइज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लोगों की टीम है, जहां मेन 2 लोग हैं डेविड एंड डिटेक्टिव शॉ। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों कपल से दूसरे कपल का शिकार किया करते थे और एली तो बस इनका फॉलोअर था। बेसिकली ये दोनों ही मास्टरमाइंड थे। इनफैक्ट डेविड और शॉ पिछले 10 सालों से साथ है और हर वैलेंटाइन ये लोग ऐसे ही शिकार किया करते हैं। तभी तो जब एक कहीं फंस जाता है तो दूसरा उसकी जगह लेता है और फिर जब वो फंस जाता है तो तीसरा। अब याद होगा कि जे और एली ने तो पहली बार ही हर्ट आइज को रूम में फंसा लिया था, तो फिर वो बाहर कैसे निकला? तो हाँ, सीक्रेट ये है कि अंदर वाला हर्ट आइज एली था और ड्राइवर को मारने वाला डेविड हिमसेल्फ। और जिसने फर्स्ट सीन
में एडेलिन को खत्म करा था वो कोई और नहीं बल्कि डेविड था, जिसकी रिंग क्राइम सीन में मिली थी। अब एली पूछती है कि तुमने हमें क्यों चुना, क्योंकि हम तो कपल थे ही नहीं। जिस पे ये दोनों बताते हैं कि पहले तो ये एली का एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को शिकार बनाने वाले थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने एली और जे को किस करते हुए देखा तो इन्होंने अपना प्लान बदला और इनके पीछे पड़ गए। क्यों? क्योंकि दे थॉट कि इन दोनों में कुछ तो सॉलिड केमिस्ट्री है और इनका तो काम ही है प्यार में पड़े लोगों को खत्म करना। तो हाँ, इसीलिए इन्होंने एली और जे को खत्म करने को चुना। अब ये पागल खूनी कपल एली को चॉइस देते हैं कि या तो वो पास के पड़े गन से खुद को समाप्त करे या तो वो जे को समाप्त करे, जिससे ये साफ हो जाएगा कि वो जे से प्यार करती है या नहीं। मतलब देखा जाए तो अगर यहाँ एली जे को मारती है तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो जे से प्यार नहीं करती, और फिर जो ये हर्ट आइज हैं वो उन्हें छोड़ देंगे क्योंकि वो सिर्फ प्यार में पड़े कपल्स को ही मारते हैं। अब ये सब सुनने के बाद एली एक गन अपने सर पे लगा देती है, लेकिन अगले ही क्षण वो जे को शूट कर देती है। ऑल्दो एली काफी शातिर थी और उसे मेडिसिन आती थी, तो वो जे को ऐसी जगह शूट करती है जिससे उसे ज्यादा चोट ना आए, यानी उसके शोल्डर पे। लेकिन इससे होता यह है कि जे के पीछे खड़ी शॉ को ये गोली लग जाती है और वो कुछ समय के लिए जमीन पे गिर जाती है। अब इस थोड़े टाइम में एली और जे भागते हैं, लेकिन सून दोनों ही पकड़े जाते हैं। जहां एली को शॉ पकड़ लेती है वहीं जे को डेविड पकड़ लेता है। शॉ यहां एली पे वार करती है, वहीं जे डेविड के एरो को उसके फेस में घुसा देता है, जिससे चोटिल होकर डेविड लड़खड़ाते हुए कई सारे कैंडल्स वगैरह के नीचे गिर जाता है। शॉ इससे पागल हो उठती है और वो एली को बुरी तरह धोने लगती है, लेकिन एली भी कमजोर नहीं थी, तो वो मौका पाते ही अपने स्टील वाले स्ट्रॉ को शॉ के जॉ के आर पार कर देती है। तो हाँ, स्टील स्ट्रॉ रखना एंड में काम आया। अब एली शॉ को धकेलते हुए उसे पास ही के पड़े स्टैचू के स्वॉर्ड से आर पार कर देती है, जिससे शॉ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तभी डेविड भी इन पे वार करने के लिए लास्ट प्रयास करता है, लेकिन जे उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। तो हाँ, अब फाइनली हर्ट आइज मर चुके थे, मतलब जो तीनों लोग थे तीनों समाप्त हुए। खैर, अब ये सारा हादसा होने के बाद एली और जे फाइनली साथ थे और एली की ब्रेवरी की वजह से उसकी कंपनी भी उससे खुश थी, क्योंकि सेल्स ऊपर जा रही थी। सारे ऑफिस वाले पार्टी करते हैं और उसके बाद दोनों लव बर्ड्स ओपन एयर थिएटर में जाके मूवी देखते हैं। इसी मूवी के दौरान जे एली को अपने साथ रहने के लिए प्रपोज करता है, लेकिन एली उसे इससे भी बड़ा सरप्राइज देती है, जहां वो एक रिंग लेकर उसे शादी के लिए ही प्रपोज कर देती है। जे इससे बहुत खुश होता है और वो हाँ कहता है, और तभी उसे किसी अननोन व्यक्ति का कॉल आता है जो बड़े ही डरावनी आवाज में उससे बातें करने लगता है। एली से डर जाती है और हमें उसको ऐसा लगता है कि शायद हर्ट आइज वापस आ गया है, लेकिन टू आवर रिलीफ ये तो एली की बेस्ट फ्रेंड मोनिका थी जो उसे डरा रही थी। इनफैक्ट वो छुप के इनकी प्रपोजल की पिक्चर भी लेती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फिल्म की शुरुआत में हम एबिगेल नाम की बच्ची को देख पाते हैं जो कि बैले डांस कर रही थी। वहीं 6 लोग बाहर से एबिगेल पे नजर रखे हुए थे क्योंकि उन्हें एबिगेल को किडनैप करना था। तो जब एबिगेल अपनी बड़ी सी कार में बैठ के अपने बड़े से घर में जाती है, तब ये 6 प्रोफेशनल लोग बहुत ही क्लीन वे में एबिगेल को किडनैप कर लेते हैं। ये लोग एबिगेल को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन देते हैं, और हालांकि यहाँ थोड़ा ऐसा सीन बनता है मानो किडनैपर्स पकड़े जा सकते हैं, स्टिल ये लोग वैन में एबिगेल के साथ भाग निकलते हैं। यहाँ से ये लोग एक सेक्लूडेड मैंशन पे पहुंचते हैं जहां लैम्बर्ट नाम का आदमी इनका वेट कर रहा था। लैम्बर्ट ही ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया था क्योंकि एबिगेल का बाप बहुत अमीर आदमी था और अब ये लोग एबिगेल के बाप से $50 मिलियन मांगेंगे। उस हिसाब से सबका हिस्सा था तकरीबन $7 मिलियन। लैम्बर्ट कहता है कि इन्हें एबिगेल को इस मैंशन पे सिर्फ 24 घंटे तक रखना है एंड देन देयर जॉब विल बी ओवर। इन 24 घंटों के दौरान एबिगेल एक कमरे में हैंडकफ्ड रहेगी और यहाँ कोई भी किसी को अपना पर्सनल नाम नहीं बताएगा। रादर ये लोग स्यूडोनेम्स यानी नकली नेम्स यूज करेंगे, जैसे प्रोफेसर करा था मनी हाई सीरीज में। तो अब मैं आप सभी को इन 6 लोगों के नकली नेम्स बता देता हूं। द फर्स्ट गर्ल इज जोई जो कि इनकी मेडिक थी, देन फ्रैंक जो कि काइंड ऑफ इनका लीडर था विद स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल्स, देन हैकर सैमी, ड्राइवर डीन, स्नाइपर एक्सपर्ट रिकल्स और मसल यानी ताकत वाला पीटर। नाउ लैम्बर्ट के जाते ये 6 लोग आपस में बात करते हैं और यहाँ जोई अपने डिडक्शन स्किल से सबके बारे में पर्सनल बातें बताने लगती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रैंक पहले एक पुलिस डिटेक्टिव रह चुका है, देन पीटर बचपन से काफी बुली हुआ था, इवन बुलीड बाय हिज फादर, लेकिन एज के साथ उसका साइज बढ़ गया जिसके बाद वो खुद एक बुली बन गया है और अब वो ऐसे ही मसल वाले काम करता है लाइक किडनैपिंग, बाउंसर का काम वगैरह वगैरह। देन हैकर सैमी ऑलरेडी रिच है क्योंकि ऑफ कोर्स वो हैक करके दूसरों के अकाउंट्स खाली कर देती है। ये वाला जॉब वो सिर्फ किक पाने के लिए एक्सेप्ट करी है। एंड फाइनली डीन जो कि यहाँ एकमात्र अनप्रोफेशनल बंदा है, ऑल्दो वो बहुत ही जबरदस्त
जबरदस्त ड्राइवर है। तो जोई की बात सुन सभी सरप्राइज थे और यहाँ फ्रैंक कहता है कि जोई तुम भी तो एक ड्रग एडिक्ट हो, मैं पुलिस वाला रह चुका हूँ और एक जंकी को मैं एक ही नजर में पहचान जाता हूँ। फिलहाल तुम काफी क्लीन हो और इसलिए शायद तुम्हारे पास लॉलीपॉप रहता है हमेशा टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। तो दोस्तों इस तरह से इन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है और इसके बाद जोई एबिगेल से उसके कमरे में मिलने जाती है। वो एबिगेल का ब्लाइंड फोल्ड हटाती है और यहाँ एबिगेल काफी डरी हुई थी और जोई उससे पिंकी प्रॉमिस करती है कि वो ना तो एबिगेल को हार्म करेगी न ही किसी और को करने देगी। ये दोनों थोड़ा बॉन्ड करते हैं जहां जोई रिवील करती है कि उसका भी एक एबिगेल की उम्र का बेटा है। एबिगेल भी बताती है कि उसके पापा उसे अब प्यार नहीं करते और वो थोड़े खतरनाक इंसान है। अब जब जोई कमरे से बाहर जाने लगती है तो एबिगेल जोई को वार्न करती है कि आज रात काफी कुछ बुरा होने वाला है। अब ये बात जोई को अजीब लगती है और ऐसे में जोई फ्रैंक से कहती है कि एबिगेल का बाप कोई खतरनाक आदमी लग रहा है, हमें पता होना चाहिए कि हम किसकी बेटी को किडनैप किए हैं। ये सुनते फ्रैंक एबिगेल के कमरे में जाता है और उसे गन दिखा के डरा धमका के पूछता है कि उसके बाप का नाम क्या है। एबिगेल डरते हुए बताती है कि उसके पिता का नाम क्रिस्टोफ लजार है और ये सुनते फ्रैंक के होश उड़ जाते हैं। फ्रैंक फौरन सबको बताता है कि इन्होंने क्रिस्टोफ लजार की बेटी को किडनैप किया है और लजार का नाम सुनते सबकी हालत पतली हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टोफ लजार क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है और लोग तो उसे अर्बन लेजेंड की तरह मानते हैं। फ्रैंक बताता है कि एक बार पुलिस क्रिस्टोफ के लिए काम करने वाले 3 ऑफिसर्स को अरेस्ट करके होटल में काफी ऊंचे कमरे में रखी थी। कमरे के अंदर जाने का सिर्फ 2 रास्ता था, एक दरवाजे से जहां कई पुलिस वाले निगरानी रख रहे थे और दूसरा खिड़की से जो कि 21वीं मंजिल पे था, यानी वहां से जाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रात भर कहीं कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन जब सुबह कमरे का दरवाजा खुला तो तीनों ऑफिसर्स इतनी बुरी तरह से कट के मारे गए थे कि उसे बयान नहीं किया जा सकता। सब मानते हैं कि इस तरह की ब्रूटल किलिंग्स के पीछे क्रिस्टोफ का एक खास आदमी वाल्डेज है और अब वाल्डेज इन्हें मारने आ सकता है। इन बातों को सुन के सब काफी डर गए थे एक्सेप्ट डीन, जिसे इन बातों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। इसके अगले ही सीन में हम डीन को बेसमेंट की ओर जाते देखते हैं जहां कोई तो उस पे हमला कर देता है। सैमी को डीन की चीख सुनाई देती है और जब सैमी चेक करने जाती है तो उसे डीन का कटा हुआ सर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इन पे हमला शुरू हो गया था और सबको लगता है कि ये काम वाल्डेज का है जो कि यहाँ आ चुका है। रिकल सीधा कहता है कि मुझे अब पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ से भाग रहा हूँ। वो पीटर के साथ मिलकर दरवाजा वगैरह तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस घर का होम सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और चारों तरफ मेटल शीट से सब कुछ लॉक हो जाता है। इन शॉर्ट ये 5 लोग इस घर के अंदर फंस गए थे और कमरे में एबिगेल भी हैंडकफ्ड थी। सभी अब पूरी तरह सतर्क हो गए थे और जोई सीधा एबिगेल से पूछने जाती है कि क्या तुम कुछ जानती हो रिगार्डिंग दीज अटैक्स। एबिगेल यहाँ बहुत चालाकी से झूठ बोल देती है कि जब फ्रैंक मेरे कमरे में आया था तो वो खुद को मेरे पापा का आदमी वाल्डेज बताया था और वो मुझे धमकाया कि मैं ये बात किसी और को ना बताऊं। ये सुनते जोई को लगता है कि फ्रैंक ही वाल्डेज है और वो ये बात रिकल्स को बताती है। नाउ सरप्राइजिंगली अगले ही कुछ सेकंड्स में रिकल्स मारा गया था और ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसका मुंह नोच लिया है। रिकल्स को मृत पाके जोई अपना आपा खो देती है और वो सीधा फ्रैंक को सबके सामने कन्फ्रंट करके उस पर बंदूक तान देती है। फ्रैंक तुरंत कहता है कि वो बच्ची हमें बेवकूफ बना रही है और इस पॉइंट पे माहौल इतना गर्म हो गया था कि सब एक दूसरे पे बंदूक तान दिए थे। गुस्से में फ्रैंक पीटर से कहता है कि जाओ एबिगेल को पीट के उससे सच निकलवाओ और ऐसे में जोई पीटर को ऐसा करने से रोकती है। तो इसी नानुकुर में सभी एबिगेल के कमरे के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाके झगड़ रहे थे और इसी बीच एबिगेल आराम से हैंडकफ से अपना हाथ निकालती है और अगले ही क्षण एक भयानक वैम्पायर में तब्दील हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, एबिगेल एक वैम्पायर थी और ये लोग उसे गोली मारते हैं, लेकिन एबिगेल बुलेट वुंड से सेकंड्स में हील करती है और इतने देर में सभी एबिगेल को कमरे में बंद करके बाहर भागते हैं। तो इस पॉइंट पे बचे हुए 4 लोगों को रियलाइज हो गया था कि एबिगेल और उसका बाप सब वैम्पायर है और वाल्डेज करके कोई आदमी नहीं है, बल्कि ये सारी किलिंग्स एबिगेल करती है। सवाल बस ये था कि इस एबिगेल वैम्पायर को मारा कैसे जाए। तो एबिगेल को मारने के लिए ये लोग गार्लिक लाते हैं, देन पीटर के पास एक छोटा क्रॉस था, देन पूल स्टिक से ये लोग स्टेक्स बनाते हैं वगैरह वगैरह। सभी प्रिपेयर्ड होकर एबिगेल को मारने जाते हैं, लेकिन जोई इस हंट में हिस्सा नहीं लेती। जोई का मानना था कि इन्हें किसी तरह का डील करके यहाँ से जिंदा बच के भागना चाहिए रादर देन एबिगेल को मारना। खैर जोई के अलावा बाकी सब एबिगेल को मारने जाते हैं और वो एबिगेल को डीन के मृत शरीर के साथ नाचते हुए पाते हैं। सभी एक साथ एबिगेल पे हमला बोल देते हैं और एबिगेल पे क्रॉस या फिर गार्लिक का कोई असर नहीं होता। एबिगेल इन सब पे अकेली भारी पड़ती है और वो पीटर को लेग में और फ्रैंक को चेस्ट पे स्टैब करके चोटिल करती है। सभी किसी तरह वहां से भाग के अपनी जान बचाते हैं। अब इनकी हालत देख जोई कहती है कि हमें एबिगेल पे वो बेहोश करने वाला इंजेक्शन यूज करना होगा, क्योंकि ये इंजेक्शन उस पे पहले भी काम किया था। बस फिर क्या था, सभी एबिगेल को ल्योर करते हैं और यहाँ एबिगेल अकेली अगेन सब पे भारी पड़ रही थी। एंड मोमेंट में पीटर किसी तरह एबिगेल को पकड़ता है और जोई उसे इंजेक्शन देके
बेहोश करती है। इस सब हाथापाई में एबिगेल सैमी को हाथ पे काट ली थी और इससे सब डर रहे थे कि कहीं सैमी अब वैम्पायर न बन जाए। मीनवाइल जब एबिगेल को होश आता है तो वो पाती है कि सबने मिलकर उसे एक एलिवेटर में लॉक कर दिया है। ये लोग एबिगेल से बात करते हैं और पाते हैं कि लैम्बर्ट एबिगेल का ही काम करता है और वो एबिगेल के कहने पे ही इन 6 लोगों को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। इन शॉर्ट ये पूरा खेल एबिगेल का ही प्लान था और भले वो छोटी बच्ची दिखती है लेकिन वो कई सेंचुरी से एग्जिस्ट कर रही है। वो इन 6 लोगों को इस खूनी खेल के लिए इसलिए चुनी क्योंकि कहीं ना कहीं इन 6 लोगों ने किसी तरह से एबिगेल के पिता को हार्म किया है। अब यहाँ पे एबिगेल सबका पास्ट बताती है कि वो कैसे उसके पिता को हार्म किए हैं, साथ ही उनका ओरिजिनल नाम भी बताती है। मैं आपको ओरिजिनल नाम नहीं बताऊंगा वरना आप नेम्स में कंफ्यूज हो जाओगे। तो हाँ, एबिगेल बताती है कि सैमी एक बार अकाउंट हैक करके एबिगेल के पिता के फंड को उड़ाई थी। देन फ्रैंक पहले तो एबिगेल के पिता के लिए काम किया था इन पुलिस, लेकिन बाद में उनके ही 3 करप्ट ऑफिसर को अरेस्ट करवा रहा था। जोई एक आर्मी मेडिक थी लेकिन उसे ड्रग्स की आदत थी और एक बार ड्रग्स के नशे की हालत में वो एबिगेल के पिता के एक पार्टनर का गलत ऑपरेशन कर दी जिससे पार्टनर की मौत हो गई वगैरह वगैरह। द पॉइंट वाज कि एबिगेल अपने पिता के लिए बदला ले रही थी और ये सुन के जोई कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे वैम्पायर पिता अब तुम्हें प्यार नहीं करते और उनके लिए तुम चाहे जो भी कर लो, कितना भी खुद को प्रूव करो, वो तुम्हें प्यार नहीं करने वाले। खैर इस सब बातचीत के बाद सभी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और फ्रैंक से कहा जाता है कि वो एबिगेल पे नजर रखे। एबिगेल यहाँ फ्रैंक से डील कर लेती है कि अगर फ्रैंक उसके केज को खोल दिया तो वो फ्रैंक को यहाँ से निकलने का रास्ता बता देगी। मोरओवर वो फ्रैंक को कुछ नहीं करेगी, बस बाकी 3 लोगों को मारेगी। अब फ्रैंक यहाँ एबिगेल से बाहर निकलने का रास्ता पूछ लेता है जो कि लाइब्रेरी के एक किताब एंड देन देयर वर नन को मूव करने पे खुलेगा, लेकिन फ्रैंक बदले में एबिगेल को आजाद नहीं करता। बाय द वे एंड देन देयर वर नन एक बहुत ही अच्छी किताब है और इस पे कभी पॉडकास्ट में जरूर बनाऊंगा। खैर फ्रैंक यहाँ एबिगेल का डील तोड़ दिया था, यानी वो एबिगेल से बाहर निकलने का तो रास्ता पूछ लिया लेकिन एबिगेल को इस केज से नहीं निकाला और इसके परिणाम अनुसार एबिगेल अपनी केज को तोड़ के बाहर निकलती है। जी हाँ दोस्तों, एबिगेल अभी भी लॉक्ड होने का सिर्फ नाटक कर रही थी, वो इजीली इसे तोड़ के निकल सकती थी। क्यों? क्योंकि वैम्पायर्स अपने फूड के साथ खेलना पसंद करते हैं। वो लोगों को इमोशनल ट्रॉमा में डालते हैं, उनके सामने सिचुएशंस प्रेजेंट करते हैं ताकि उनको मजा आ सके। बेसिकली वो बस इन सबको मेंटली परेशान कर रही थी और अब वो फ्रैंक को मारने वाली थी। लेकिन एन मौके पे जोई यहाँ आके एक खिड़की तोड़ती है जिससे सनलाइट आती है। जी हाँ, सुबह हो चुकी थी और सनलाइट एबिगेल के हाथ पे पड़ता है जिससे एबिगेल का हाथ एकदम बम जैसा फट जाता है। दिस मींस कि इस फिल्म के अंदर भी सनलाइट वैम्पायर्स के लिए लीथल है और ये चारों लोग एक हॉल में ऐसी जगह खड़े होते हैं जहां सनलाइट आ रही थी। एबिगेल हील करके हाइडिंग में जाती है और टेम्पररली ये लोग एबिगेल से बच गए थे, लेकिन रात तो फिर होनी ही थी और उससे पहले इन्हें घर से बाहर निकलना होगा। अब भी इन्हें घर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था और ऐसे में ये लोग 2-2 के ग्रुप में स्प्लिट होकर रास्ता ढूंढने लगते हैं। यहाँ सैमी और पीटर साथ थे और हम देख पाते हैं कि एबिगेल सैमी के माइंड को दूर से ही कंट्रोल कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एबिगेल सैमी को काट ली थी, वो सैमी को वैम्पायर में तब्दील करके कंट्रोल कर पा रही थी और सैमी सबसे पहले पीटर को मारती है। देन वो बाकी 2 पे भी हमला करती है, लेकिन जोई एक मिरर से सनलाइट सैमी पे रिफ्लेक्ट करके उसे ब्लास्ट कर देती है। अब क्योंकि सैमी वैम्पायर बन चुकी थी, उसके लिए भी सनलाइट डेडली था और इसीलिए वो मारी भी गई। खैर अब सिर्फ जोई और फ्रैंक बचे थे और सडनली लाइब्रेरी में एक हिडन डोर खुलता है। डोर के अंदर जाने पे उन्हें इस घर का कंट्रोल रूम मिलता है जिसे लैम्बर्ट कंट्रोल कर रहा था। फ्रैंक फौरन लैम्बर्ट पे हमला करने जाता है, लेकिन लैम्बर्ट खुद भी एक वैम्पायर निकलता है। जी हाँ दोस्तों, लैम्बर्ट बताता है कि 2 साल पहले उसे वैम्पायर में कन्वर्ट किया गया था और अब वो एबिगेल के लिए ऐसे ही लोग लाने में मदद करता है जो कि एबिगेल के पापा का किसी तरह नुकसान किया हो और फिर एबिगेल उनके साथ इस मैंशन में यही गंदा खेल खेलती है। तो लैम्बर्ट सेज कि वो भी ये नौकर वाला काम करके तंग आ चुका है और ऐसे में वो फ्रैंक के साथ हाथ मिलाना चाहता है। लैम्बर्ट का ऑफर ये था कि वो फ्रैंक को भी एक वैम्पायर में तब्दील कर देगा, जिसके बाद वो और फ्रैंक मिलके पहले एबिगेल को मारेंगे, देन उसके बाप क्रिस्टोफ लजार को, जिससे लजार का पूरा रिच क्राइम एम्पायर इनका हो जाएगा। फ्रैंक इसके लिए तुरंत रेडी हो जाता है और लैम्बर्ट पहले फ्रैंक को बाइट करता है, देन उसे अपना खून पिला के एक वैम्पायर बना देता है। अब वैम्पायर बनते फ्रैंक सबसे पहले लैम्बर्ट के हार्ट के थ्रू स्टेक घुसेड़ देता है, जिससे लैम्बर्ट फट के मारा जाता है। देन फ्रैंक को एहसास होता है कि वो बहुत पावरफुल हो चुका है, उसके सारे वुंड्स हील हो चुके हैं और इसके परिणाम अनुसार उसका इविल साइड बाहर आता है, जहां वो अकेले ही राज करना चाहता था। फ्रैंक यहाँ जोई को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ नाचते हुए एबिगेल आती है। ऐसे में फ्रैंक और एबिगेल के बीच लड़ाई होती है और क्योंकि फ्रैंक का शरीर बड़ा था, वो एबिगेल पे भारी पड़ता है। जोई किसी तरह यहाँ से भाग के अपने बेटे को आखिरी फोन करती है, क्योंकि जोई को पता था कि वो अब नहीं बचने वाली। सैडली ये कॉल वॉइसमेल में जाता है और जोई बहुत ज्यादा उदास थी, क्योंकि वो अपने बेटे को खुद से दूर रखी थी इतने
दिनों तक और अब वो उसे बिना देखे ही शायद मरने वाली थी। इसी मोमेंट में फ्रैंक जोई पे हमला कर देता है और उसे बुरी तरह पीटता है। वो जोई को तुरंत नहीं मारता क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, वैम्पायर्स अपने फूड के साथ खेलना पसंद करते हैं। तभी एबिगेल वापस आती है और सरप्राइजिंगली जोई और एबिगेल हाथ मिलाते हैं ताकि वो मिलके फ्रैंक को हरा पाए। फ्रैंक यहाँ एबिगेल को काट के उसका खून ड्रेन करने की कोशिश करता है, साथ ही वो जोई को भी काट लेता है जिससे वो भी वैम्पायर बन जाती है। अब क्योंकि जोई फ्रैंक द्वारा वैम्पायर बनाई गई थी, फ्रैंक उसे कंट्रोल कर पाता है और वो जोई से एबिगेल को मारने कहता है। इनिशियली तो जोई फ्रैंक की बात मानती है, लेकिन वो एकदम से स्टेक फ्रैंक के दिल में घुसेड़ने की कोशिश करती है। फ्रैंक इस हमले से बच तो जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि जोई उसके कंट्रोल में क्यों नहीं है। इस पे एबिगेल कहती है कि अपने द्वारा बनाए गए वैम्पायर को कंट्रोल करना ये सब स्पेशल स्किल्स है जिसे सीखने में बहुत लंबा समय लगता है। तुम जैसे वैम्पायर जो कि कुछ मिनट पहले वैम्पायर बने हो, उनसे ये सब नहीं होगा। इतना कह के एबिगेल और जोई मिलकर फ्रैंक पे हमला करते हैं और वो फ्रैंक के दिल में स्टेक मार देते हैं। इससे फ्रैंक भी फट के मारा जाता है। अब इस पॉइंट पे एबिगेल और जोई बॉन्ड कर चुके थे और एबिगेल कहती है कि जा जोई, जी ले अपनी जिंदगी। इनफैक्ट एबिगेल ये भी बताती है कि क्योंकि फ्रैंक मर गया और क्योंकि वही जोई को वैम्पायर बनाया था, जोई अब शायद वैम्पायर नहीं रहेगी। मतलब जोई अपने चोट वगैरह से वैम्पायर बन के हील तो हो गई, लेकिन अब उसके अंदर वैम्पायर वाला जो भी वो वायरस है वो नहीं रहेगा, यानी हीलिंग फ्री में मिल गया जोई को और अब वो नॉर्मल ह्यूमन भी बन गई। खैर जोई फौरन यहाँ से निकलने लगती है कि तभी एंट्री होती है एबिगेल के पिता क्रिस्टोफ लजार की। क्रिस्टोफ इंस्टेंटली जोई को मारना चाहता था, लेकिन फाइनली एबिगेल अपने पिता के अगेंस्ट खड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, एबिगेल कहती है कि जोई मेरी जान बचाई है और उसे जीने का हक है, तो तुम इसे नहीं मार सकते। क्रिस्टोफ लजार एबिगेल की बात मान जाता है और वो जोई से कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो, इससे पहले कि मेरा डिनर टाइम हो जाए। जोई फौरन इस मैंशन से निकलती है जो कि अब खुल चुका था और वो वैन में बैठ के यहाँ से भागती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम जोई को लॉलीपॉप खाते देखते हैं और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म एबिगेल की कहानी एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि ये फिल्म बहुत ही मस्त थी। ताकि फिल्म की कहानी सिंपल है लेकिन इसका एग्जीक्यूशन टॉप क्लास था। कहानी में हम जान पाए कि क्रिस्टोफ सेंचुरी से वैम्पायर है और तभी वो इतना बड़ा रिच क्राइम एम्पायर बना लिया है। वही अपनी बेटी एबिगेल को वैम्पायर बनाया था और इतने सालों में वो अपनी बेटी से डिस्टेंट हो गया था। एबिगेल अपने पिता को इम्प्रेस करने के लिए उन सारे लोगों को मारती रही जो कि इन एनी वे ऑफ फॉर्म उसके पिता के बिजनेस या एम्पायर को हर्ट किए थे। इसके लिए वो विक्टिम्स को मैंशन पे लाती है, देन उनके साथ खूनी खेल खेलते हुए उन्हें मार देती है। लिटरली मूवी के एक सीन में हम मैंशन के अंदर ऐसा पूल देख पाते हैं जिसके अंदर सिर्फ लोगों की लाश पड़ी हुई थी। नाउ इस बार थिंग्स टर्न्ड आउट अ लिटिल डिफरेंट, जहां एबिगेल ना सिर्फ जोई से बॉन्ड कर ली बल्कि इस बार एबिगेल की जान भी खतरे में आ गई। ऐसे में जोई एबिगेल की मदद करी तो दोनों सर्वाइव कर पाई और इन द एंड जोई की भी जान बख्श दी गई। अब यहाँ भी जेनरिक वैम्पायर ट्रोप्स को फॉलो किया गया है, लाइक सनलाइट से मरना, स्टेक थ्रू द हार्ट से मरना वगैरह वगैरह। सिल्वर बुलेट्स तो इस फिल्म में दिखाए ही नहीं गए हैं, लेकिन हाँ, गार्लिक और क्रॉस इस मूवी में वैम्पायर्स पे काम नहीं कर रहे थे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि यहाँ वैम्पायर सनलाइट में जलते नहीं थे, सीधा आलू बम जैसा फट जाते थे, व्हिच वाज क्वाइट यूनिक।